टॉपिक है आपका ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, इकाई 8 तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। सबसे पहले अपन देखते हैं, है ना, ऊष्मा के बारे में तो सभी जानते हैं क्या है। ऊष्मा के बारे में सभी जानते हैं, है ना, कि ऊष्मा क्या है। ठीक है, दैनिक जीवन में देखते हैं, कभी हमें गर्माहट का अनुभव होता है, कभी हमें कोई चीज ठंडी लगती है, तो इसका कारण क्या है। ठीक, तो प्रत्येक इस पृथ्वी में जितने भी पदार्थ है ना, उसमें क्या ऊष्मा निहित होती है ना। जहां भी आपको गर्माहट या शीतलता का अनुभव होता है, वहां क्या होता है, ऊष्मा होता है। ठीक है, तो ऊष्मा, इसका अगर अपन आणविक सिद्धांत से अगर बात करें, है ना, तो प्रत्येक जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से, है ना, किससे मिलकर बनता है, अणुओं से। ठीक है, और प्रत्येक अणु क्या है, अनियमित गति करते रहता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या उपस्थित है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस क्या, स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक पदार्थ में होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो अणुओं की अनियमित गति है उसके कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई है वही क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा की माप है। मतलब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, यदि कम होगी तो ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी। ठीक है, एक प्रकार से अगर परिभाषा देखें इसकी, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। अपन देखते हैं जैसे कि आप गर्म पानी को रखें और ठंडे पानी को रखें। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो ताप का प्रसार किधर से किधर होगा, किधर से किधर जाएगा, गर्म से ठंडे की ओर। और ये कब तक चलेगा, ताप मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण कब तक चलेगा, जब तक दोनों का ताप क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी की ओर जो जा रहा है ना, तो एक प्रकार से क्या बता रहा है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है वही क्या है, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा को बता रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यही क्या है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊष्मीय ऊर्जा की परिभाषा। एक प्रकार से कि जो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है उसकी माप ही आपकी क्या कहलाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, आगे अपन इसका मात्रक देखते हैं, ऊष्मा का मात्रक। इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। जो व्यवहार में उपयोग लाते हैं वो आपका क्या है, कैलोरी। अगर ऐसा ही मात्रक देखें, है ना, तो वो आपका होगा जूल। दो प्रकार का मात्रक, पहला क्या है आपका व्यवहारिक मात्रक कैलोरी और दूसरा आपका है जूल। ठीक है, तो ये है आपका कैलोरी की परिभाषा। किस प्रकार से लेंगे, जैसे 1 ग्राम जल को 1 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जो ऊष्मा है यूज हो रही है, ऊष्मा की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, आपकी 1 कैलोरी कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपकी कैलोरी की परिभाषा। ठीक, अब इसका अगर ऊष्मा के अन्य मात्रक देखें तो अपन का ये हो जाएगा, जैसे एक बड़े मात्रक है ना, बड़े किलो कैलोरी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। ठीक, उसी प्रकार यदि अपन 2 प्रकार के मात्रक बताया गया है, जूल और कैलोरी। ठीक है, तो यदि अपन जूल कैलोरी को जूल में यदि कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, जूल का अगर नोटेशन देखें तो जे से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए कैलोरी के लिए CAL शॉर्ट में। ठीक है, तो ये है आपका ऊष्मा का मात्रक कैलोरी और जूल। ठीक है, आगे है आपका ताप। ये तो हो गया आपका ऊष्मा, है ना।
आगे अपन देखते हैं ताप। वैसे अगर बोला जाए तो ऐसे लगता है कि ऊष्मा और ताप एक ही होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊष्मा अलग चीज है और ताप अलग चीज है। ऊष्मा ऊर्जा को बताता है। ऊष्मा क्या को बताता है? ऊर्जा को बताता है। और ताप क्या बताता है? कंडीशन को बताता है कि कोई वस्तु गर्म है तो कितनी गर्म है ना, और ठंडी है तो कितनी, मतलब उसकी स्थिति को बताता है। जबकि ऊष्मा क्या है? ऊर्जा को बताता है। ऊष्मा और ताप कभी भी समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो ताप कहाँ हमको किसे पता चलता है ताप के बारे में? जैसे ताप है ना, तो अपन कैसे जानते हैं? जहां भी दो, जैसे कोई ठंडी वस्तु लिए, कोई गर्म वस्तु लिए, है ना, तो उसकी स्थिति को कौन बताएगा? आपका ताप बताएगा। ठीक है, तो ठंडा है तो अपन जान जाते हैं, तापमापी लगाते हैं तो क्या जान जाते हैं अपन? कितना ठंडा है। और गर्म में रखते हैं तो जान जाते हैं कि कितना गर्म है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ताप की संकल्पना है। ठीक है, एक प्रकार से आपका ताप क्या को बताता है? ठंडेपन और गर्माहट की स्थिति को बताता है। ठीक है, ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक है आपका केल्विन। इसको अपन के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है आपका ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। ठीक है, इसी आधार पर ताप किसी के गर्माहट या ठंडेपन को मापन के लिए, है ना, तापमापी का इन्वेंशन किया गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं तापमापी क्या है। तापमापी क्या है? आगे आपका तापमापी। तापमापी किसे कहते हैं? तापमापी किसे कहते हैं? जनरली डॉक्टर के पास होता है ना, थर्मामीटर जिसको कहते हैं। तापमापी को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। तो डॉक्टर यूज करते हैं। बुखार आता है तो अपन क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए कितना है बुखार, उसके लिए अपन तापमापी का यूज करते हैं, है ना। वेदर का यदि अपन को देखना है टेम्परेचर, उसके लिए भी अपन क्या है? तापमापी का यूज करते हैं। ठीक है, तो तापमापी क्या है? तापमापी का मतलब क्या होगा आपका? वह मापन यंत्र जिसके द्वारा हम किसका अध्ययन करते हैं? ताप का अध्ययन करते हैं, है ना, वो आपका क्या कहलाता है? तापमापी कहलाता है। ठीक है, तापमापी में दो कंडीशन को लिया जाता है। एक तो जल का बॉइलिंग पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट। दो पॉइंट होते हैं। जैसे सबसे नीचे का जो शून्य, जहां से जो तापमापी होता है उसमें स्केल बना होता है ना। स्केल में शुरुआत कहां से होता है आपका? शून्य से। ठीक है, तो शून्य किसको लेकर निर्धारित किया गया है? जल के हिमांक को। ठीक है, जल का हिमांक निचला पॉइंट जिसको अपन क्या कहते हैं? हिमांक या अधोबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोबिंदु। और उसके ऊपर का जो सबसे ऊपर होता है वो आपका क्या होता है? जो जल का क्वथनांक जिसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक होता है सबसे ऊपर। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। और हिमांक कितना होता है? 0। ठीक है, तो सबसे उसका जब स्केल बनाया जाता है तो उसका अधो बिंदु लिया जाता है 0 और ऊर्ध्व बिंदु, सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है वो जल का क्वथनांक होता है, जिसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बिंदु, मतलब 100। ठीक है, ये दो कंडीशन को लेके क्या है? स्केलिंग की जाती है। ठीक है, तो दो बिंदु को ध्यान में रखते हैं। तो इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के तापमापी बनाए गए हैं
अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे आपका सेल्सियस सुने होंगे, सेल्सियस तो जनरली यूज होता है, सबसे ज्यादा कॉमन है ना, सेल्सियस थर्मामीटर, है ना। उसी प्रकार आपका दूसरा है फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, और आपका क्या है, केल्विन पैमाना। 4 प्रकार के पैमाने हुए, कौन कौन से? पहला आपका सेल्सियस पैमाना, दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा र्यूमर पैमाना, चौथा है आपका केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना, ठीक है। 4 प्रकार के पैमाने बनाए गए हैं। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा है र्यूमर पैमाना, और चौथा है आपका केल्विन पैमाना, ठीक है। तो आपका जो सेल्सियस, पहला है आपका सेल्सियस पैमाना, ठीक है। तो ये जो चारों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन, ये चारों वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं पैमाने, ठीक है। जो तापमापी हैं, चारों तापमापी, उनके किसके नाम पे रखा गया है? वैज्ञानिक के नाम पर, ठीक है। जैसे सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस नामक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर सेल्सियस पैमाना रखा गया है। इसका जो निचला पॉइंट होता है ना, मतलब कौन सा बिंदु? अधो बिंदु, है ना, वो आपका होता है 0, और ऊपर में इस प्रकार डिग्री अंश का बिंदु लगाते हैं और C लिखते हैं। C सेल्सियस को डिनोट करता है, ठीक है। तो 0 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका कौन सा बिंदु हो गया? अधो बिंदु। और ऊर्ध्व बिंदु जो होता है वो कितना होगा? जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब 100 बराबर भागों में जो पैमाना है वो बटा होता है, ठीक है। एक एक डिग्री, एक जो खंड है वो क्या को बताता है? 1 डिग्री को बताता है, ठीक है। तो 1 अंश सेंटीग्रेड, ठीक। दूसरा है आपका क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना भी वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसमें जो अधो बिंदु होता है वो आपका 32 से चालू होता है, ठीक है। 32, ऊपर यही नोटेशन डिग्री का, और फ़ारेनहाइट F से चालू हो रहा है तो यहां पर F, ठीक है। 32 अंश फ़ारेनहाइट, और इसका जो ऊर्ध्व बिंदु होता है वो कितना होता है आपका? 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, मतलब कितना हो गया टोटल? कितने खाने होंगे इसमें? 180 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 180 खाने। इसमें बराबर भागों में ये बटा होता है, ठीक है। अगला आपका है र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना में आपका र्यूमर के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका अधो बिंदु जो है वो 0 है, ठीक है। R से चालू हो रहा है वैज्ञानिक का नाम, तो इनके नाम के अनुसार यहाँ पर R लिख देते हैं, ठीक है, र्यूमर, ठीक। और इसका ऊर्ध्व बिंदु ये होता है 80, ठीक है, यहां से तक, ठीक है। ये हो गया अधो बिंदु और ये हो गया आपका ऊर्ध्व बिंदु। अगला है आपका केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना केल्विन नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इसका जो अधो बिंदु होता है वो आपका है 273.15, ठीक है। केल्विन के नोटेशन है केल्विन से 373.15 केल्विन, ये है आपका अधो बिंदु
और ऊर्ध्व बिंदु। ठीक है, इसको मतलब 273.15, इसको अगर राउंड फिगर में लिखें तो आपका क्या लिख सकते हो, 273 लिखोगे तो भी चलेगा। 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रकार के पैमाने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। चारों के मान याद रखें। पहला 0 से 100 सेंटीग्रेड, 32 से 212 फ़ारेनहाइट, 0 से 80 र्यूमर और 273 केल्विन से 373 केल्विन। ठीक है, अब अपन देखते हैं, जैसे हमेशा कोई न्यूमेरिकल आ गया, आंकिक प्रश्न है ना, उसको सॉल्व करना है। तो यदि आपको पैमाना बदलना है, कभी जरूरत पड़ती है, आपको बोल दिया कि सेल्सियस पैमाना में है, आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है ना, या आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में आपका तापमापी है, हमको जानना है कि उसका सेल्सियस में कितना होगा मान, है ना। तो उसके लिए एक सूत्र है जिसके द्वारा आप एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं सूत्र। एक पैमाने के ताप को दूसरे पैमाने में रूपांतरित करना। ठीक है, हमको क्या करना है, अब एक पैमाने के ताप को क्या करना है, दूसरे पैमाने में रूपांतरित करना है। तो इसके लिए सूत्र है, एक पैमाने का ताप ऋण अधोबिंदु बटा ऊर्ध्व बिंदु ऋण अधोबिंदु बराबर अन्य पैमाने का ताप ऋण अधोबिंदु बटा ऊर्ध्व बिंदु ऋण अधो बिंदु। ठीक है, तो आपका एक पैमाने के ताप को दूसरे पैमाने में यदि बदलना है ना, उसके लिए सूत्र है आपका, एक पैमाने का ताप ऋण अधोबिंदु बटा ऊर्ध्व बिंदु ऋण अधोबिंदु बराबर। इसी प्रकार अन्य को लिखेंगे, दूसरे पैमाने का ताप ऋण अधोबिंदु बटा ऊर्ध्व बिंदु ऋण आपका अधोबिंदु। ठीक है, तो अपन इसी प्रकार बराबर करके अन्य के लिए भी लिख सकते हैं। 4 पैमाने होते हैं, है ना, चारों को इसी प्रकार अपन लिख सकते, सबके लिए सूत्र वही होगा, बस एक दूसरे के बराबर करते जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको लिखें, एक पैमाने का ताप, तो सबसे पहला आपका है कौन सा है, सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस के लिए क्या नोटेशन है, सी ऋण। अब सेल्सियस पैमाने में अधोबिंदु कितना होता है, सेल्सियस पैमाने में अधोबिंदु कितना होता है, 0, है ना। तो अधोबिंदु की जगह क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक, बटा ऊर्ध्व बिंदु, आपका ऊर्ध्व बिंदु कितना होता है 100। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 100 ऋण फिर अधोबिंदु 0। इसी प्रकार दूसरा वाला आपका
पैमाना कौन सा था? फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आपका उसका नोटेशन क्या है आपका? F। अधोबिंदु 32, ऊर्ध्व बिंदु 212, ऋण फिर अधोबिंदु कितना है? 32। ठीक, अब इसी प्रकार तीसरा पैमाना कौन सा था आपका? र्यूमर पैमाना। ठीक है, र्यूमर पैमाने के लिए नोटेशन कितना है आपका? R। ऋण उसका अधोबिंदु कितना होता है? 0। ऊर्ध्व बिंदु 80, ऋण 0। ठीक है, बराबर आपका चौथा जो पैमाना है वो कौन सा है आपका? केल्विन। केल्विन के लिए नोटेशन K, ऋण उसका आपका अधोबिंदु 273 बटा, अब चाहे तो 1.5 लिख सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है ये लिखना। ठीक, बटा आपका 373.15 ऋण 273.15, ये हो गया चारों। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखते हैं इसको। क्या हो गया अब यहाँ पे? C -0 C ही होगा बटा 100 बराबर F 32 बटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको घटाओगे तो 180 बराबर R बटा 80 बराबर K 273.15 बटा, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 100। तो ये आ गया 100। ठीक है, अब सभी में अपन 20 का गुणा कर देते हैं सभी पक्षों में, तो 20 से भाग दे देंगे इसका, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 20 से भाग देंगे 100 को तो कितना आएगा? 5 बार में जाएगा, 20 पंचे 100। इसी प्रकार ये आपका कितना जाएगा? 9। यहाँ पर 4 बटा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। तो ये है आपका सूत्र, एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलने का सूत्र। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? जैसे सेल्सियस को अपन को फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, किसी भी पैमाने को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। मतलब दो इक्वेशन को ले लेंगे, जैसे अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, C/5 इक्वल टू F - 32/9। ठीक है, उसी प्रकार किसी भी को आपको एक दूसरे में बदलना है तो दो पदों को आप ले लोगे और उसको अपन हल करेंगे तो आपका एक पैमाना दूसरे पैमाना में बदल जाएगा। ठीक, तो अपन कुछ उदाहरण से देखते हैं किस प्रकार कर सकते हैं इसका उपयोग।
जैसे कि आपको उदाहरण है ऋण 73 अंश सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाना में बदलना है। ठीक है, तो किस प्रकार बदलेंगे? ऋण 73 है अंश सेंटीग्रेड, इसको आपको किस में बदलना है? केल्विन पैमाना में। ठीक है, तो आपका सेंटीग्रेड वाला ये है C/5 और केल्विन वाला ये है K-273.15/5। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इन दोनों समीकरणों को देखें तो अपन ये देखते हैं कि यदि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो क्या हो रहा है? 273 का योग होगा। मतलब इन दोनों को एक साथ लिखें तो किस प्रकार होगा? C/5 इक्वल टू K ऋण, इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं, 273 लिख देते हैं, 273/5, 5 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? C बराबर इस समीकरण में 5 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू K 273। ठीक है, यदि अपन सेंटीग्रेड जो है उसको यदि केल्विन में बदलते हैं तो 273 क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, तो योग के रूप में। मतलब केल्विन में यदि बदलना है सेंटीग्रेड को तो अपन क्या करेंगे? 273 का योग करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका इसको दूसरी तरह भी सूत्र लिख सकते हैं, है ना? T अंश सेंटीग्रेड है, इसका अन्य सूत्र है इसका सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने का। T अंश सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 273 धन T केल्विन, है ना? मतलब अंश सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में बदलना है तो 273 का उसमें योग कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या प्रश्न दिया गया था? ऋण 73 अंश सेंटीग्रेड है, इसको किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ ऋण 70 की जगह कितना दिया है? 73 अंश सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो यहाँ पर T की जगह कितना आ जाएगा? ऋण 73 केल्विन, तो आपका आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? दोनों को घटाओगे तो 200 केल्विन। ठीक है, तो ऋण 73 अंश सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में लिखते हैं तो कितना लिखेंगे? 200 केल्विन। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है आपका कि किस प्रकार सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल रहे हैं। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो आपको, इन जो फार्मूले लिखाए गए हैं, है ना, उनमें से किसी भी दो पदों को एक को यदि दूसरे में चेंज करना है ना, तो उन दो पदों को लेके अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अन्य आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे है आपका इसी पर आधारित एक अन्य तापमापी जिसको कहते हैं प्रामाणिक हाइड्रोजन गैस तापमापी। ठीक है, तो अगला आपका टॉपिक है प्रामाणिक हाइड्रोजन गैस तापमापी। ठीक है,
आपके 4 तापमापी तो मेन है ना। प्रमाणिक मतलब आप प्रमाणिक रूप में ही लोगे, इसका जनरल यूज नहीं है, ठीक है। मतलब अन्य तापमापी का जो स्केल बनाया जाता है, उसका जो स्केल बनाने के लिए अंकन जो किया जाता है ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस है ना, तो इसमें क्या यूज हो रहा है आपका इस तापमापी में? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। गैस का क्योंकि ऊष्मीय प्रसार इजिली होता है, आसानी से होता है ना, तो उसकी गणना क्या है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रामाणिक हाइड्रोजन गैस तापमापी, ठीक है। इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पे है? सिद्धांत है स्थिर आयतन पर। आपका क्या है? स्थिर आयतन पर दाब में परिवर्तन, ठीक है। आपको क्या रखना है? आयतन को स्थिर रखना है और किसमें परिवर्तन करना है? दाब में परिवर्तन, ठीक है। तो इससे आधारित आप लोगों ने पिछला जो आपका चैप्टर है उसमें आप लोगों ने दाब का नियम पढ़ा होगा, है ना। दाब का नियम क्या कहता है? 3 नियम थे उसमें। बॉयल का नियम है ना, उसके बाद आपका क्या है? चार्ल्स का नियम है, और तीसरा नियम था आपका दाब का नियम, जिसमें से आपका बॉयल का नियम किसके लिए था? स्थिर ताप के लिए था, है ना। दूसरा आपका चार्ल्स का नियम है, वो स्थिर दाब पर है, ठीक है। और तीसरा जो नियम है आपका दाब का नियम है, जो स्थिर आयतन पे दाब में परिवर्तन है, ठीक है। तो दाब का नियम क्या कहता है? यदि हम क्या करें, किसी भी गैस के आयतन को स्थिर रख के उसके निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड यदि बढ़ाएं तो उसका दाब कितना बढ़ जाता है? 0 अंश सेंटीग्रेड का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 0 अंश सेंटीग्रेड ताप पर जो दाब है ना, उसका 1/273वां भाग, 1/273वां भाग बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? दाब का नियम कहलाता है, ठीक है। इसी नियम पर इसमें आपका आधारित है प्रामाणिक हाइड्रोजन गैस तापमापी। इसमें आपको क्या करना है? आयतन को, गैस का जो आयतन है उसको क्या करना है? स्थिर रखना है, और किसमें परिवर्तन करना है? दाब में परिवर्तन करना है। मतलब ताप बढ़ाते जाओगे तो किसमें परिवर्तन होगा? आपका दाब में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रामाणिक हाइड्रोजन गैस तापमापी। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं किस प्रकार का है। ये आपका स्टैंड हो गया। यहाँ पर 2 ट्यूब हैं।
ये 3 नली हैं। इस प्रकार के 3 मोटी नलियां हैं। यहाँ पे सभी में पारा भरा हुआ है। इस प्रकार से सभी में पारा भर देते हैं, सभी नलियों में। यहाँ पर एक संकेतक लगा हुआ है, स्केल बना हुआ। यहाँ पे एक और नली, पतली नली गई है, जिसका संबंध आपका एक कांच के बल्ब से है। कांच का ये बल्ब है। इसमें आपका हाइड्रोजन भरा हुआ है। हाइड्रोजन इसमें है आपका। यहाँ पे आपका सबको जोड़ देते हैं। स्टैंड से अटैच कर देते हैं सभी पाइप को। तीनों पाइप को अपने स्टैंड से अटैच कर दिए। यहाँ पर एक पतली सी पाइप और गई है। यहाँ पर एक संकेतक लगा हुआ है। ठीक है, ये बैरोमीटर की तरह कार्य करता है आपका। बैरोमीटर। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ए, ये मोटी नली बी, तीसरी नली सी, ये डी और ये भाग आपका ई। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस तापमापिक की क्या है संरचना। हाइड्रोजन गैस तापमापी, यह आपका हाइड्रोजन गैस तापमापी। इसमें क्या है आपका, देख रहे हैं एक स्टैंड है, ये वाला भाग। यहाँ पर एक बल्ब नुमा यहाँ कांच का है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज है, संकेतक। यहाँ पर एक संकेतक लगा हुआ है। ठीक है, इसका संबंध एक पतली नली गई है, यहाँ पर एक मोटी नली क्या है बी, यहाँ पर आपका एक संकेतक लगा हुआ है पी। ठीक है,
ये संकेतक इस बात को बताएगा कि आपका जो गैस का आयतन है वो स्थिर है कि नहीं, है ना। मतलब संकेतक से अगर ऊपर चला गया तो उस समय क्या हो जाएगा, आयतन अलग हो जाएगा। तो इसको अपन देख के समझ जाएंगे कि आयतन स्थिर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अपन इस इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करके फिर से उसका आयतन को क्या कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक संकेतक P लगा हुआ है, इसका संबंध दूसरे नली C से है। C का आपका संबंध यहाँ पर E, यहाँ पर एक संकेतक लगा है पतली पाइप E। ये क्या है, किसकी तरह काम करेगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर आपका क्या है, दाब मापी, है ना। इसके द्वारा आप दाब का मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध एक और मोटी नली किससे है, आपका D से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी तीन मेन नलियां हैं, B, C और आपका D। ठीक है, ये तो हो गई इसकी संरचना, हाइड्रोजन गैस तापमापी की संरचना। अब आगे है आपका इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होगा, सबसे पहले इसको जो हाइड्रोजन गैस वाला जो भरा हुआ जो बल्ब है उसको हम कहां पर रखेंगे, 0 सेंटीग्रेड वाले बर्फ में। किसके संपर्क में रखना है, बर्फ के संपर्क। ठीक है, तो बर्फ के संपर्क में रखेंगे और उस समय अपन देखेंगे कि आपका जो इसका B का जो आयतन है ना, ये पारा ऊपर नीचे चढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो इसका जो आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, है ना, मतलब संकेतक में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा होगा, है ना, तो उस समय क्या करेंगे अपन, D को एडजस्ट करके, D को ऊपर नीचे करके इसको फिर संकेतक के बराबर ले आएंगे। ठीक है, उस समय देखेंगे कि E और जो B है दोनों के जो पारे के तल में कितना अंतर है ना। जो पारे के तल में अंतर होगा वही किसके बराबर होगा, 0 सेंटीग्रेड पर दाब P0 के बराबर होगा। ठीक है, पहला काम करेंगे ये। दूसरा अब आपको क्या काम करना है, 100 सेंटीग्रेड, मतलब जल का भाप, जो भाप होता है वो कितने अंश सेंटीग्रेड का होता है, 100 अंश सेंटीग्रेड। तो इस बल्ब को किसके संपर्क में रखेंगे, किसके संपर्क में रखना है आपको, भाप के, है ना। तो भाप के संपर्क में रखेंगे तो फिर से इसमें परिवर्तन होगा, है ना। उसको फिर अपन क्या करेंगे, जो D वाला पाइप है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में फिर से अपन नोट करेंगे E और B का लेवल, है ना, दोनों के लेवल में कितना अंतर है। ठीक है, यही अंतर आपका किसके बराबर होगा, 100 सेंटीग्रेड पर दाब कितना होगा, P100, है ना, मतलब 100 सेंटीग्रेड पर दाब P100। ठीक है, अब ये दो काम हो गया, पहला अपन कर दिए 0 सेंटीग्रेड पर दाब ले लिए और दूसरा अपन कर लिए 100 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, किसी अन्य जिसका हमको ताप नहीं मालूम है कितना ताप है ना, उस पदार्थ को अपन क्या करेंगे, इस बल्ब के संपर्क में रखेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में मान लीजिए Tn सेंटीग्रेड है, अभी हमको ताप नहीं मालूम है ना, तो मान लीजिए कि उसका ताप कितना है, Tn सेंटीग्रेड है। उस स्थिति में हम इसका फिर से इसके लेवल में परिवर्तन होगा तो इसको अपन D से क्या फिर से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे करके उस स्थिति में फिर से E और B का जो है लेवल में जो अंतर है उसको फिर से नोट करेंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, Tn सेंटीग्रेड पर दाब P। ठीक है, तो आपको तीन चीजें नोट करना है, एक 0 सेंटीग्रेड पर दाब, दूसरा 100 सेंटीग्रेड पर दाब और तीसरा है आपका जो आपको नहीं मालूम जिसका ताप, उसका मान लीजिए उसका ताप Tn सेंटीग्रेड है तो Tn सेंटीग्रेड पर दाब। तो दाब तो पता चल जाएगा, भले ताप नहीं मालूम है पर दाब इसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये तीनों चीजें अपन नोट कर लेंगे। फिर आपका इसका सूत्र है, आप लोगों ने दाब के नियम में सूत्र निकाला होगा, उसी के द्वारा अपन निकालेंगे। माना कि किसी निश्चित
किसी निश्चित द्रव्यमान का 0 सेंटीग्रेड पर दाब P0, 7 सेंटीग्रेड पर दाब P100 तथा Tn सेंटीग्रेड पर दाब P है। अतः दाब के नियम से सूत्र आपका होता है, उसमें आप लोगों ने देखा है ना, P100 इक्वल टू P0 1 प्लस 100 अपॉन 273, इक्वेशन 1। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी प्रकार इसको अगर P0 को इधर ले आए, है ना, इस समीकरण 1 में, तो आपका क्या हो जाएगा, P100 इधर आएगा तो प्लस है, माइनस हो जाएगा, P0 इक्वल टू 100 अंदर गुणा हो जाएगा P0 बटा 273, समीकरण 2। इसी प्रकार एक और संबंध निकाल लेंगे, अज्ञात ताप, है ना, उसके लिए तो अज्ञात ताप के लिए हो जाएगा P बराबर P0 1 प्लस, उसका ताप नहीं मालूम, इसका ताप मालूम था 100, इसलिए 100 लिखे यहाँ T के जगह, यहाँ T ही रखेंगे, T बटा 273। फिर से इसमें जिस प्रकार से किए हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। P0 को इधर ले आइए, P माइनस P0 इक्वल टू, यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा P0 का, तो आपका P0 T बटा 273। ये समीकरण कितना हो गया, 3, समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर दीजिए, भाग कितना होता है, कितना होगा, दोनों के भाग दोगे तो P100 माइनस P0 बटा ये आ जाएगा आपका P माइनस P0 इक्वल टू, उसमें कितना था आपका P0 100 अपन 273 है ना, और इसमें क्या है P0 T अपन 273, तो 273 कट जाएगा, आपका P0 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ऊपर 100 और नीचे T, आपका 100 अपन T। अब जिसका मान हमें निकालना है उसको एक साइड करेंगे, बाकी को दूसरे साइड। हमें किसका मान निकालना है, ताप, अज्ञात ताप को निकालना है T को, तो T को एक साइड करेंगे, बाकी को दूसरे साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, T इक्वल टू P माइनस P0 अपन P100 माइनस P0 इंटू 100। तो ये हो गया अज्ञात ताप निकालने का सूत्र, हाइड्रोजन गैस ताप मापने से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये सभी की वैल्यू मालूम है ना, इस हाइड्रोजन गैस ताप मापी के द्वारा हमने P0 नोट किया है
बर्फ के लिए, P100 नोट किया है भाप के लिए, और P नोट किया है अज्ञात ताप के लिए। ठीक है, तो इन सभी का मान यहाँ पर रख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, T का मान निकल जाएगा। तो ये है आपका हाइड्रोजन गैस तापमापी। ठीक है, इसको प्रामाणिक हाइड्रोजन गैस तापमापी पहले ही बोल चुके हैं